दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि बिहार के पटना हाईकोर्ट के तरफ से राहुल गांधी को झटका दिया गया है। अब राहुल गांधी को बिहार आना होगा और पटना हाईकोर्ट में पेश होना होगा। यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। अब फिर मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है। सुशील कुमार मोदी से जुड़ी हुई मानहानि केस में पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल से पेश होने को कहा है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं, इस बारे में दिल्ली से अब तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जब भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर के पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में अब कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज जारी होने वाली है। जी हाँ, आज ही मैट्रिक की परीक्षा जारी हो जाएगी। समिति ने आधिकारिक तौर पर भले ही बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2023 की तारीख और समय की घोषणा नहीं की हो, लेकिन बोर्ड के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसईबी 10वीं रिजल्ट 2023 की घोषणा आज ही हो सकती है। रिजल्ट जारी होते ही 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर आप भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर आज आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है बिहार बोर्ड रिजल्ट से संबंधित, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यह नंबर है 061222322074। दूसरा नंबर है 22322257। तीसरा नंबर है 22322239। चौथा नंबर है 22300051। इन नंबर पर संपर्क करके आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 3 दिन पहले पिता बने हैं। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पोती का नाम कात्यायनी रखा है। जब नवजात बच्चे के घर आने पर उनका भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। तेजस्वी की बहन कात्यायनी की बुआ रोहिणी आचार्य ने ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की है। कैप्शन में लिखा है कि तू जानी जाएगी उनके नाम से, दुनिया जिन्हें पूछती है भक्ति भाव से। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बधाई देने वालों का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही बेटी का नाम भी बताया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्यारी सी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने अपना प्रेम, आशीर्वाद और फिर शुभकामनाएं देकर के हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ाया है। इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बच्ची के दादा लालू प्रसाद यादव ने उसका नाम कात्यायनी रखा है। आपको बता दूं कि 27 मार्च को तेजस्वी यादव एक प्यारी सी बेटी के पिता बने हैं, जब उन्होंने खुद ट्वीट करके ये खुशखबरी सबके सामने शेयर की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। जब सीएम नीतीश कुमार ने 17 से 21 मार्च तक बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और फिर आंधी से हुई फसल क्षति को लेकर के बैठक की। जब सीएम नीतीश कुमार ने 17 मार्च को आपदा प्रबंधन विभाग और फिर कृषि विभाग को लेकर के जल्द से जल्द फसल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कृषि विभाग द्वारा कराए गए विस्तार से सर्वेक्षण के अनुसार 6 जिलों की रिपोर्ट सीएम नीतीश कुमार को सौंपी है, जिनमें मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और रोहतास जिले की कई पंचायतों में खरीफ फसल को 33% से अधिक नुकसान दर्ज किया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 54,022 हेक्टेयर है। इनके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रभावित किसानों की फसल क्षति का भुगतान के लिए 92 करोड़ रुपए की राशि अविलंब कृषि विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि सचिव को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि प्रभावित किसानों के खाते में जल्द ट्रांसफर की जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री महंगी होने वाली है। जहाँ ऐसे में रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। बताया जा रहा है कि मार्च क्लोजिंग को लेकर के जमीन रजिस्ट्री की संख्या अचानक बढ़ गई है। या छुट्टी के दिनों में भी खुल रहे रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार की आधी रात तक रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ रही, जहाँ पूरे जिले में 500 से अधिक जमीन के प्लॉट एक दिन में बिके। जहाँ इससे सरकार के खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले आम लोगों के लिए बुधवार को एक बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जहां उच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि को सहारा सेबी रिफंड खाते में केंद्रीय पंजीकरण को हस्तांतरित किया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि आम लोगों को सहारा में अटका पैसा कब तक वापस मिलेगा, इसे लेकर के सरकार की ओर से सफाई आ गई है। सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा 9 माह में लौटाया जाएगा। आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की हुई याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय पंजीकरण को हस्तांतरित करने की अनुरोध किया गया था। केंद्र ने एक जनहित याचिका में न्यायालय से ये आवेदन दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ लोग जहां रामनवमी का पर्व मनाने में जुटे हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ अपराधी और बदमाश किस्म के लोग आज भी अपनी आदतों से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय से जुड़ा हुआ है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 दुकानों में बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय के नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के बाजारपुर में उस समय हरकत मच गया जब ये मालूम चला है कि यहाँ अपराधी और बदमाश किस्म के लोगों ने 1-2 आभूषण दुकान और फिर एक किराने की दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान डकैतों ने करीब 2 लाख नगद और लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण की डकैती की है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात करीब 2 बजे 15 से 20 की संख्या में बदमाश हथियार के साथ चांदपुर बाजार पहुंचे और राधा ज्वेलर्स दुकान का शटर काट करके अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखे थे तिजोरी को भी काट करके निकाल ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सम्राट चौधरी से न केवल पार्टी को बल्कि कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जहां पार्टी को लगता है कि सम्राट चौधरी के आने से 2024 और 25 की राह आसान हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को सम्राट चौधरी में योगी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ग्राउंड वेलकम किया, उससे लग रहा है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान चुकी है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से उन्हें केवल प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया गया है। जिस तरीके से कुशवाहा वोटरों का बीजेपी की ओर रुझान बढ़ा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव के मुकाबले के लिए उतार सकती है। जब पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के लिए सक्षम है। मीडिया ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के प्रण के बारे में पूछा तो नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। इन लोगों को केवल प्रचार से मतलब है, काम से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बिहार में सम्राट चौधरी के लिए जो नए पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं। ये पोस्टर जाहिर है कि यूं ही नहीं लगाया गया है। इस पोस्टर के पीछे कोई तो मंशा रही होगी। एक पोस्टर तो बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने लगा था, जिसमें लिखा था कि बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया, एक अन्य मार्ग खाली करो। जदयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों को ठीक से लिखना भी नहीं आता है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हिंदू धर्म और फिर हिंदू ग्रंथों को लगातार कोसने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हौसले पस्त हो गए हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छुए तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इससे पहले कभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नीतीश कुमार का सार्वजनिक तौर पर पैर छूते हुए नहीं देखा गया था। हाँ, ये खबर जरूर आई थी कि रामचरितमानस विवाद में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ही नीतीश कुमार से बहस लड़ा लिया था। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर छात्रों शिक्षकों के बीच ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी कार्यक्रमों में भी लगातार विवादित बयान देते रहे थे। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्री की बेचैनी बढ़ी हुई है। रामचरितमानस से लेकर के दूसरे विवादित मुद्दों पर उनकी बयानबाजी को राजद का समर्थन हासिल था, लेकिन
अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई के मामले में फंसे हैं, उससे राजद के मंत्री बेचैन हैं। उन्हें पता है कि केस मुकदमे में फंसे तेजस्वी यादव कमज़ोर हो गए हैं, जहां तभी उन्हें विधानसभा में ये घोषणा करनी पड़ी कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। दिलचस्प बात ये थी कि विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान जब तेजस्वी का भाषण हो रहा था तो पूरे भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रट लगाए रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार के दौरान गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई उन पर दबाव डाल रही थी। अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में ये बात तब कही है जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अमित शाह ने कहा कि सीबीआई कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पूछताछ के दौरान मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी। जहां उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भाजपा ने कभी भी हंगामा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकेले ऐसा नहीं है जिन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सदन की सदस्यता गंवाई है। इसे लेकर के हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अपने मामले की पैरवी के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह ये भ्रम फैला रही है कि सजा पर स्टे नहीं हो सकता है। अदालत चाहे तो स्टे दे सकती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटक का एक किसान बस पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को किस करते उनके प्रति प्यार जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच एक किसान का पीएम मोदी की तारीफ में गाने और फिर मोदी की तस्वीर को किस करने का वीडियो सामने आए हैं। जहाँ पीएम मोदी की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए भावुक लहजे में किसान कह रहा है कि मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे, आपने मुझे 500 रुपये और दिलवाए। जहां आपने हमारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला किया, आप दुनिया जीत लेंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार के बारे में राजनीतिक कयास लगाने जाने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वे लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और हवा को भांप करके राजनीति पलटी मार लेने में वे उस्ताद हैं। उनके मन में क्या चल रहा होता है ये उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं पता होता है। नीतीश कुमार राजनीतिक गणित को अच्छी तरीके से समझते हैं और राजनीतिक दांव चलते वक्त उनसे गलती की संभावना बेहद कम होती है। फिलहाल वे आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या दोनों मिलकर के लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, इसका जवाब जरा मुश्किल है। जानकारों का कहना है कि जब से नीतीश लालू यादव के जनता दल से बाहर निकले हैं तब से लेकर के उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। जहां लालू और नीतीश की दोस्ती पुरानी रही है, लेकिन लालू परिवार के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने की वजह से नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली थी। जहां आज एक बार फिर से लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी के मामले में फंस चुका है। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कई बार सीबीआई घंटों पूछताछ कर चुकी है। यही नहीं, स्थिति यही कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार के एक बार पाला बदलने की चर्चाएं चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर के बेहद सतर्क रहे हैं। जब वे अपनी और पार्टी की छवि पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहेंगे, जब वे नहीं चाहेंगे कि किसी और के घोटाले की वजह से उनकी इमेज को दाग लग जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता फिलहाल तो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी संभव है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं को संभव बना देने का खेल है और नीतीश कुमार इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं कि सासाराम में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके साथ ही बयान देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव तक उन्हें कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें मोदी के सामने कोई चुनौतियां दिख रही है। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ है, मुद्दे से भटक गई है, वहीं फिलहाल ऐसे में दूर दूर तक नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। विपक्ष बिखरा हुआ है, परेशान है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है।
आज के समय में नरेंद्र मोदी एक तरफा बहुमत से आगे चल रहे हैं। वही जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया है कि मौजूदा समय में आप अपने आप को कहां पाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि वे हमेशा जनता के सवालों के लिए खड़े रहते हैं, आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अनाज की महंगाई के बीच बीते एक सप्ताह से लोगों को दाल की महंगाई सताने लगी है। जहां इसे देखते हुए सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसकी जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जहां फरवरी से लेकर के अब तक 1150 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला है। जहां इससे फुटक्कर दाम में भी 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक तेजी आई है। इसके तहत सरकार ने दाल आयातकों से पारदर्शी तरीके से नियमित आधार पर दाल का भंडार के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही अनाज की जमाखोरी नहीं करने को कहा है। घरेलू बाजार में दाल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए समाज में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जब दिल्ली से आकर के कुछ लोग सम्राट अशोक महन को अपना बता करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जातियों को बांटने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पर आधारित बात नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का आज़ादी के आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, जो बापू को ख़त्म कर दिए, वे बाएं दाएं करने में लगे रहते हैं। जहां अगर आप सभी को वास्तव में भगवान बुद्ध एवं सम्राट अशोक से लगाव है तो फिर इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग सबके हित में काम करते हैं। हृदय से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पूरे देश में विकास का काम किया गया। आज जो लोग केंद्र में हैं वे सिर्फ अपना प्रचार करने में ही लगे रहते हैं। या ऐसे लोगों से सचेत रहें। या कुछ लोगों को भगवान बुद्ध एवं सम्राट अशोक महान से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस और महागठबंधन सरकार पर जम करके हमला बोला है। जहाँ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में ठग बंडन की सरकार चल रही है, गठबंधन की नहीं, और उसके मुखिया नीतीश कुमार है। यानी कि ठग बंडन के सरकार की मुखिया नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अश्विनी चौबे ने कहा है कि राहुल गांधी को उनके किए की न्यायालय से सजा मिली है। फैसले का पूरा देश सम्मान कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी न्यायालय का लगातार अपमान कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि बिहार की युवराज बिहार को जंगल राज की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो फिर देश के युवराज राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले की कोई चर्चा नहीं हो रही है, जहाँ बस लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार से जब प्रधानमंत्री की विपक्षी एकता को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों पर ना हमने कभी कुछ कहा है और ना ही कभी कुछ बोलेंगे, और ना हम ध्यान देते हैं कि वे क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, ये उनसे पूछिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि देख लीजिए, जब सब अपनी ही तारीफ करने में लगे रहते हैं, पहले जो इतना काम हुआ है उसकी कोई भी चर्चा नहीं करता, जब उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। उस समय को याद करिए कि कितना बढ़िया काम हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते हैं। वह हिंदू मुस्लिम सबके साथ सबके पक्ष में काम कर रहे थे, जहाँ हम लोग भी उनके साथ थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का एक व्यक्ति एक साल में औसतन 7 किलोग्राम मछली खाता है। जहाँ हालांकि प्रति व्यक्ति मछली खाने के राष्ट्रीय औसत से बिहार अभी पीछे हैं। प्रति व्यक्ति मछली खाने वालों का राष्ट्रीय औसत 9 किलोग्राम सालाना है। जब बिहार में बीते 2 वित्तीय वर्ष से मछली का उत्पादन एक समान 7,62,000 टन हुआ है। वहीं बिहार की मछलियां नेपाल समेत दूसरे प्रदेशों में भी भेजी जा रही है। बिहार में 67,000 टन मछलियां बिहार के बाहर से मंगाई जा रही है। बिहार में उत्पादित तथा बाहर से आने वाली मछलियों को मिलाकर के कुल 8,39,000 टन मछलियां बिहार के लोग प्रतिवर्ष खा रहे हैं। मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। बिहार से 34,820 टन मछलियां नेपाल समेत दूसरे प्रदेशों में भेजी जा रही है। नेपाल सिलीगुड़ी, लुधियाना, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची तथा गोड्डा में बिहार की मछलियां भेजी जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 67,000 टन मछलियां मंगाई जा रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना पार्ट 2 के तहत लाभुकों तक नियमित शुद्ध नल का जल पहुंचाने मरम्मती पर विशेष ध्यान देने का निर्देश पीएचईडी और फिर पंचायती राज विभाग को दिया है। लाभुकों को किसी भी मौसम में 24 घंटे पानी मिले और खराबी को तुरंत दुरुस्त करने के लिए हर घर नल का जल सेवा वाहन को शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को जलापूर्ति योजना के संबंध में जागरूक किया जाएगा और चल रही योजनाओं की निगरानी होगी। अप्रैल से वाहन के माध्यम से यानी कि गाड़ियों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वाहन की भ्रमण योजना त्रैमासिक रूप से तैयार की जाएगी। प्रति पंचायत एक दिन के आधार पर प्रमंडल अंतर्गत सभी पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना, पूर्व गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा को दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ पर वाहन यानी कि गाड़ी वैसे इलाकों में भी सब रिपोर्ट तैयार करेगी जहाँ पर जलापूर्ति योजना की ज़रूरत है और वहाँ तक अभी पानी पहुंचने में परेशानी होती है। इन इलाके को चिन्हित करने के बाद संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन पर यात्री सवार हो और कोई पागल व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर बैठा हो तो आप इसे देख कर के क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप भी ये देख करके हैरान हो जाएंगे। ऐसा ही एक मामला बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है, जहां इंजन में ड्राइवर की सीट पर बैठे शख्स को देख करके लोग अचंभित हो गए। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों को इस बात की जानकारी मिली तो फिर वह हरकत मच गया। दरअसल सहरसा रेलवे स्टेशन का ये वाकया है, जहाँ मंगलवार को सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक पागल व्यक्ति डेमू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में चढ़ गया और ड्राइवर की सीट पर जाकर के बैठ गया। जब तभी एक यात्री की नज़र उस पर गई तो फिर वह भी हैरान हो गया, क्योंकि युवक ने जिसे देखा हुआ कोई रेलवे का ड्राइवर नहीं था बल्कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति था, यानी कि पागल व्यक्ति था। उसके चेहरे और फिर वेशभूषा से कोई भी कह सकता था कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जब बिहार में जल्दी हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और फिर सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए खाली पड़े पदों पर बहाली को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2222 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी है। इसमें प्राचार्य के 32, प्रधान अध्यापक के 168 पद, सह प्रधान अध्यापक के 469 पद एवं सहायक प्रधान अध्यापक के 1593 पद शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शहरों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की बिजली गुल नहीं होगी। जब मानसून के दिनों में पंपिंग स्टेशन चलाने में भी बिजली बाधा नहीं बनेगी। नगर विकास विभाग ने ऊर्जा विभाग को बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। जहाँ नगर विकास विभाग ने 573 करोड़ 19 लाख रुपए दिए हैं। इनमें से 470 करोड़ 93 लाख रुपए दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिए गए हैं। वहीं 102 करोड़ 26 लाख रुपए उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिए गए हैं। यह बिहार के शहरी निकायों में स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पंपिंग प्लांट, जलापूर्ति पार्कों में लाइट, बोरिंग आदि की बिजली खपत का काफ़ी बिल बकाया हो गया था। ऊर्जा विभाग पिछले काफ़ी दिनों से बकाया बिजली बिल भुगतान की मांग कर रहा था। कई बार बिजली आपूर्ति काटने की चेतावनी भी दे चुका था। इससे आने वाले मानसून के दिनों में ड्रेनेज, पंपिंग प्लांट की बिजली काटने का डर था। अब विभाग द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर देने से बिजली आपूर्ति चालू रहेगी। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 50 नई बसों की शुरुआत करने जा रहा है। इन बसों को इंटरसिटी के तर्ज पर चलाया जाएगा, यानी कि ये बसें पटना से खुलकर के बिहार के दूसरे शहरों में जाएगी। BS8 से मिली जानकारी के मुताबिक 44 यात्री क्षमता वाली बसों को मई के पहले सप्ताह में सड़क पर उतार दिया जाएगा। पटना से खुलकर के ये बसें अलग अलग जिलों कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बगहा, भागलपुर, बांका में जाएगी। 50 नई बसों के आने के साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन चलने वाली बसों की संख्या 630 हो जाएगी। अभी BSRTC 580 बसों को पटना सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में चला रहे हैं। जब BSRTC से मिली जानकारी के मुताबिक 50 नई बसों में 15 AC जबकि 35 नॉन AC बसें हैं। आम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए AC और नॉन AC बसों में किराया कम होगा। जब कुछ महीने पहले ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से 50 AC बसों का संचालन शुरू किया गया था और अब 50 नई बसों की खरीदारी हो रही है। दोस्तों
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। जी हाँ, शहर के सभी मंदिर में कल सुबह से ही पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब पटना के महावीर मंदिर में रात 2 बजे से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ करीब 3 लाख लोग राम और हनुमान का दर्शन करने के लिए आए हैं। जी हाँ, भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल पटना महावीर मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए हार्डिंग पार्क में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में मोबाइल स्नेचरों का गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह हर दिन मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खास करके कोतवाली थाना इलाके में हाल के दिनों में इस गिरोह ने कई लोगों से मोबाइल फ़ोन की छिनतई कर ली है। यह कोतवाली थाने में डाक बंगला चौराहा और फिर पटना जंक्शन गोलंबर के पास बाइक सवार बदमाशों ने 2 अलग अलग लोगों से मोबाइल झपट्टा मार करके छीन लिया। यह बाइक सवार बदमाशों ने डाक बंगला चौराहा के समीप होटल मैनेजर अमित कुमार के बेटे से मोबाइल छीन लिया। अमित कुमार होटल जिंगर के मैनेजर हैं और वे लाल जी टोला से बेटे के साथ बाइक से होटल आ रहे थे। उनके बेटे ने मोबाइल फोन को हाथ में ले रखा था और गेम खेल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मार करके मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच 3 महीनों में सर्दी जुकाम और बुखार में दी जाने वाली एंटी एलर्जिक दवाओं के साथ ही दांत के दर्द, शरीर दर्द की दवाओं की 10 से 15% तक कीमतें बढ़ गई है। हर बार नए बैच की दवाएं बढ़ी हुई कीमतों के साथ आ रही है। 1 अप्रैल से हृदय रोग, डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों में दी जाने वाली दवाओं के रेट भी बढ़ जाएंगे। इधर डॉक्टरों की कंसल्टेशन फीस भी बढ़ने लगी है। डायबिटीज, हृदय रोग विशेषज्ञों ने कंसल्टेशन फीस 300 से बढ़ा करके 500 रुपये कर दी हैं और 500 रुपये से बढ़ा करके 700 से 1000 रुपये कर दी है। जब सुपर स्पेशलिस्ट 1000 रुपये फीस ले रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने के लिए डॉक्टर 1000 रुपये शुल्क ले रहे थे, जहाँ इसे बढ़ा करके 1500 रुपये तक कर दिया गया है। जहाँ इससे सबसे ज़्यादा परेशानी नियमित दवाएं ले रहे डायबिटीज़, हृदय रोग, कैंसर रोग, थायराइड की समस्या से पीड़ित मरीजों को हो रही है। इलाज का खर्च 20 से 25% तक बढ़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्मों को राजनीति से अलग करना होगा। आपसी भाईचारे में दरारें आ गई है। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद भी हिंदू संगठनों द्वारा नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं। इस अहिष्णुता बौद्धिक कमी से हम दुनिया भर में एक नहीं बन सकते हैं। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको कानून के शासन की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी गर्मियों में कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे ने इस बार पहले से ही मुख्य रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है, जिससे यूपी, बिहार समेत कुल 5 राज्यों के यात्रियों को सीट की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक समर स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद, पटना से अम्बेडकर नगर के बीच चलाई जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लाखों यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलेगा। दरअसल गर्मियों की छुट्टी में ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। कई बार तो यात्रियों को ज़रूरी काम के लिए सीट नहीं मिल पाती है, जिस चक्कर में लाखों यात्रियों को दूसरी सेवाओं का सहारा लेना होता है और ये यात्रा को ही टालना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भीड़ भाड़ वाले रूट पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिससे लाखों यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक ये समर स्पेशल ट्रेन एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के यात्रियों को संपर्क सीट उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बात करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को नए फाइनेंशियल ईयर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक बदलाव टोल टैक्स से जुड़ा हुआ भी है। अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले गाड़ी मालिकों को पहले से अधिक टोल टैक्स देना होगा। ये बदलाव आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। दरअसल नए फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स में 4% से लेकर के 5.22% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद देश भर में आगामी 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिया जाएगा।
जहाँ हालांकि सड़क और रूट के हिसाब से इसके रेट अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें बिहार की राजधानी पटना से बख्तियारपुर जाने वाले मार्ग की, तो फिर पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स के रूप में कार, जीप, वैन और अन्य छोटे वाहन से 125 रुपये की जगह 130 रुपये प्रति वाहन वसूले जाएंगे। वहीं हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बस वालों को अब 199 रुपये की जगह 200 रुपये, बस और ट्रक वालों को 380 की जगह 400 रुपये टैक्स देना होगा। इससे अधिक चक्का वाले गाड़ियों को 575 रुपये की जगह अब 605 रुपये टैक्स लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मशरख जहरीली शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। इस पर सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का सरकार ने सुझाव दिया है। जबकि सांसद के सुझाव पर जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मान्यवर सुशील मोदी जी ने सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे सामाजिक फैसले सर्वदलीय संकल्प, ह्यूमन और चयन और जनसंपर्क के बदौलत लिया है। जी हाँ, जन समर्थन के बदौलत लिया है। इनकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही जो भी मामले पर प्रतिवेदन मिले हैं उन पर संज्ञान भी लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे सामाजिक फैसले, ह्यूमन चेन और जन समर्थन के बदौलत लिया है। इसकी लगातार समीक्षा भी हो रही है। जो भी मामले हैं उस पर संज्ञान भी सरकार ले रही है। ये कहना है नीरज कुमार का, जो जेडीयू के प्रवक्ता है और एमएलसी है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आपके दल के नेता और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महागठबंधन के फैसले को 5 जनवरी 2017 को साहसिक फैसला बताते हुए सभी दलों को संगठन का सहयोग करने की बात कही है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये केवल सरकार के बूते की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, हर तरह से सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार बिहार के विभिन्न गैर वन क्षेत्रों में मिले चूना पत्थर, वेनेटियम युक्त मैग्नेटाइट, इल्मेटाइट, मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी है। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार गया में पाताल गंगा, रोहतास जिले के कुछ हिस्सों और फिर जमुई जिले के मजोस के पास अन्वेषण में लाखों टन खनिज भंडार की मौजूदगी का पता चला है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं खान संबंधित मामलों की आयुक्त हरजोत कौर बमराह ने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि राज्य सरकार नीलामी के लिए लेन देन सलाहकार के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केटिंग के साथ काम करेगी और उन नियमों तथा शर्तों का भी सुझाव देगी जिसके आधार पर नीलामी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह राज्य के गैर वन क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भंडार वन क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बीते कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो फिर टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय से ही टॉप रैंकर्स निकलते थे, लेकिन इस साल यहां से एक भी स्टूडेंट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बन पाया है। इसकी जगह अन्य स्कूलों का नाम सामने आया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज 31 मार्च 2023 को जारी होने की उम्मीद है। वहीं 12वीं का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया था। जब बिहार बोर्ड रिजल्ट और टॉपर्स लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद टॉपर्स लिस्ट जारी की गई थी। जब बिहार बोर्ड 12वीं में स्ट्रीम वाइज टॉपर्स के नाम बताए जाते हैं। इस लिस्ट के हिसाब से एसएस कॉलेज औरंगाबाद की सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक स्टेट टॉपर रहे हैं, जब दोनों ने कॉमर्स स्ट्रीम में 475 अंक हासिल किए। 95% अंकों के साथ दोनों स्टूडेंट पूरे बिहार में फर्स्ट रैंकर है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 2 स्टूडेंट का ही रिजल्ट देख करके एसएस कॉलेज को टॉपर्स फैक्ट्री बता रहे हैं तो आप गलत है। दरअसल यहाँ कमाल की बात यह है कि टॉप 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट औरंगाबाद के एसएस सिन्हा कॉलेज सही हैं। इन सभी ने कॉमर्स स्ट्रीम से बोर्ड परीक्षा दी थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा इस परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट बिहार सीटेट बीएड INMU पर ज़रूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रवेश पत्र को यानी कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। जी राज्य भर में 2 साल के बीएड और फिर शिक्षा शास्त्री कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए संयुक्त एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुल 1,84,233 कैंडिडेट्स ने आवेदन दिए हैं। इनमें से 96,600
73 महिला कैंडिडेट है और 84,560 पुरुष कैंडिडेट शामिल है। आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट 8 अप्रैल 2023 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।